What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, बहुत प्यारी बात बोली गई है कि यार किस्मत का तो मुझे पता नहीं क्या होती है किस्मत पर, लेकिन इतना पता है कि मेहनत से सब मिलता है। और आप लोगों ने इसके साथ में एक बात और सुनी होगी कि किस्मत भी उसी का साथ देते हैं जो मेहनत करना जानते हैं। यानी एक तरीके से जो इंसान अपने ऊपर विश्वास रखता है, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखता है, किस्मत भी उसके साथ साथ चल देती है। पर लेकिन अगर आप लोग किस्मत के भरोसे बैठे हुए हैं कि यार किस्मत में ये लिखा था और ये हो गया और वो हुआ था वो नहीं हुआ, तो इस तरीके से कुछ नहीं मिलने वाला है। और एक बात और काफी इंटरेस्टिंग यहां पर है कि किस्मत पर भरोसा करने वालों को उतना ही मिलता है, मेहनत करने वाले जितना छोड़ देते हैं। तो ये बात जो है अगर आप लोगों के अंदर तक जहन में उतर रही है तो आप लोग किस्मत को छोड़कर अपनी मेहनत पर विश्वास करना स्टार्ट करेंगे। और जिस दिन आप लोग इस पैटर्न में आगे, उस दिन आप लोग एक सही प्रोग्रेस पाथ पर चलते हुए अपनी जो सक्सेस है उसको अचीव करते हुए नजर आएंगे। यानी कि मेहनत के बूते पर जो आप लोग अपने आप को एक गिफ्ट देने वाले हैं, सक्सेस का अपना गोल अचीव करने वाले हैं, वो रियलिटी में आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस देगी, किस्मत से आप लोगों का विश्वास हटने लगेगा और मेहनत पर आप लोग कंप्लीटली डिपेंडेंट होने लगेंगे। और जिस दिन ऐसा हो गया तो लाइफ में सारी चीजें आप लोगों के हिसाब से चलने लगेगी। आज है मंडे, नई दिन की शुरुआत करते हैं नए जोश के साथ में। पूरा सप्ताह आप लोगों को अगर चार्ज रहना है तो कम से कम पहला दिन तो पूरा जोश में होना चाहिए, इतना कि आग निकले अंदर से, लगे यहां सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि हर एक दिन को एंजॉय करना है आप लोगों को। लेकिन जब नया वीक स्टार्ट हो रहा है, नया डे स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरीके से आप लोगों के अंदर पूरा जोश होना चाहिए कि वाओ यार एक नया वीक आ रहा है, नया डे आ रहा है, तो शानदार तरीके से इसको एंजॉय करना है। तो आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये सनाई पेनिनसुला, जाकर देखिए कहां पर ये लोकेटेड है, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। और जो मॉर्निंग में उठ रहे हैं उन सभी को सैल्यूट। इतनी सर्दी होने के बाद भी आप लोग जिस तरीके से अपना डेडिकेशन दिखा रहे हैं, तो ये दिखाता है कि आप लोग अपने गोल को लेकर कितना डेडिकेटेड हैं। कोई भी लापरवाही नहीं हो रही है, शानदार तरीके से अच्छे से आप लोग चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो ये रियलिटी में मुझको भी मोटिवेट कर रही है चीजें। ओके, तो ये था टोटल एक आज का जो स्टार्टिंग का पोर्शन, एक इंट्रोडक्शन। अब आप लोगों के सामने आज के न्यूज़पेपर का ओवरव्यू। सबसे पहले यहां पर जो बात करेंगे काफी इंटरेस्टिंग वे में आज की डेट में, अगर आज की डेट में आप लोग यहां पर देखते हैं हमारी कंट्री के अंदर सेंटर और स्टेट के बीच में कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पर लेकिन यहां पर जो बात की जा रही है, ये यहां पर स्टेट और हाई कोर्ट के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इंटरफेयर करना पड़ा। तो उसके बारे में आर्टिकल है, जानेंगे आखिर क्या दिक्कत देखने को मिल रही है, तो डिटेल में समझेंगे। एप्पल का जो प्लांट था अभी कर्नाटक के अंदर, उसमें अभी कुछ झड़प देखने को मिली, जिसकी वजह से काफी सारी चीजें अभी प्रॉब्लम में आती हुई नजर आ रही हैं कि आने वाले टाइम में क्या बाहर से जो कंपनी हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने आ रही थी वो आएंगी, हमारी कंट्री की इमेज कैसी बाहर देखने को मिलेगी। तो कई सारी बातें हैं, छोटा सा ये इंसिडेंट नहीं है, एक तरीके से ये बड़ा इंपैक्ट डालने वाला इंसिडेंट है। आखिर ऐसा क्यों, तो उसके बारे में आर्टिकल में जानेंगे। हेल्थ केयर सिस्टम में अगर प्राइवेट सेक्टर के पास में जाएंगे तो वो लूटने के पीछे रहते हैं, ऐसा आर्टिकल में बोला जा रहा है। गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा, आखिर क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या चीजें हैं, तो काफी डिटेल में हम लोग यहां पर इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। महाराष्ट्र के अंदर अभी एक एक्ट लाया गया है जिसको शक्ति एक्ट के नाम से जाना गया। ये वुमेन और जो बच्चे हैं उनके खिलाफ अगर कोई गलत तरीके का अभद्र व्यवहार होता है सोसाइटी के अंदर, तो उसके लिए कई सारे प्रोविजन इसके अंदर रखे गए हैं। पर लेकिन राइटर जो इससे खुश नहीं है, तो क्यों खुश नहीं है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज है मंडे, और मंडे को जो भी यहाँ पर रेटेड को लेटर वगैरह लिखते हैं, उनको रिप्लाई करते हैं, तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर जो आप लोग आज के में जो कंडीशन देखने को मिल रही है किसानों को लेकर, तो यहां पर ये जो बात की जा रही है किसानों, जो भी आज के दिन में हमारी कंट्री में जो किसान भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें ये बोला गया है कि उनको आप लोगों की सहानुभूति नहीं चाहिए, उनको अकाउंटेबिलिटी चाहिए। उनको अपनी लाइफ में क्या किस तरीके से अपने खेतों में जो उगाने वाले हैं वो उनको प्रॉपर वे में उनका प्राइस मिले, उनको उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। तो जो सहानुभूति आप लोग दिखा रहे हैं और जिस तरीके से जो चीजों पर लिपापोती करने की बात की जा रही है वो नहीं चाहिए। उनको रियलिटी में ये चाहिए कि उनकी मेहनत जो है, जो भी वो खेतों में अपना पसीना बहाते हैं, उनको उस पसीने की कीमत मिले। तो ये है यहाँ पर प्रोटेस्ट के बारे में बात की जा रही है। तो इसको हम लोग ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जरा सा भी अपने पॉइंट से हटने के लिए तैयार नहीं है। तो आज की डेट में ये कंडीशन देखने को मिल रही है। फिलहाल जो है दोनों के बीच में एक कसमकस आ गई है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ बातें बोली हैं कि हाँ ये चीजें हम लोग मान लेंगे, पर किसान उसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये चीजें, क्योंकि वही बात फिर से हो गई कि जो चीजें आप लोग हमको दे रहे हैं, हम लोग को जब नहीं चाहिए तो क्या आप लोग क्यों आप लोग हमको वो चीजें दे रहे हैं। तो इसलिए यहां पर इसको यहां पर ये उसी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। ये कार्टून देखेंगे और ये है डेटा पॉइंट, इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। तो यहां पर ये वाला जो आर्टिकल है हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसके बारे में बात की जा रही है। बोल रहे हैं कि अगर अपनी अर्थव्यवस्था को आप लोग सुधारना चाहते हैं तो कम से कम 8% का जीडीपी ग्रोथ हमारी कंट्री में होना चाहिए, तब जाकर पैर पंजे कहीं पर लगेंगे, वरना कंट्री की हालत जो है वो काफी खस्ता चल रही है। कोरोना ने ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या कंडीशन क्रिएट करी वो आप लोग जानती हैं। इसके चलते आज के दिन में हमारी कंट्री में बहुत सारे लोगों की जॉब गई, बहुत सारी जो कंट्री की जो कंडीशन ऐसी बन गई कि टेक्निकल रिसेशन में हमारी कंट्री पहुंच गई। टेक्निकल रिसेशन क्या होता है? जब किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था जो है
है वो कम से कम 2 कॉन्जिगेटिव जो क्वार्टर के लिए नेगेटिव ग्रोथ में रहती है तो उसको टेक्निकल रिसेशन बोलते हैं। 2 कॉन्जिगेटिव क्वार्टर का मतलब हो गया 6 महीने, यानी कि एक छमाही के लिए अगर नेगेटिव ग्रोथ चल रहा है तो टेक्निकल रिसेशन में पहुंच जाती है कंट्री। तो हमारी कंट्री में -23 पॉइंट समथिंग और इसी के साथ में लगभग 7% के करीब 2 लगातार क्वार्टर में नेगेटिव रही, तो इसलिए बोला गया यहां पर टेक्निकल रिसेशन में हमारी कंट्री आ गई है। तो उससे अगर रिकवर करना है प्रॉपर वे में, कंट्री को सही डायरेक्शन में लेकर चलना है, लोगों को जॉब भी दिलानी है, जिनकी जॉब जा चुकी है उनकी जॉब वापस भी आनी चाहिए, कंट्री में इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सारी चीजें प्रॉपर वे में बढ़ानी है, तो लगभग 8% जीडीपी का ग्रोथ आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। और सेंटर स्टेट का रिलेशन काफी बड़ा रोल प्ले करता है। जीएसटी का कलेक्शन जो आप लोग देखने को मिलते हैं, प्राइवेट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे निकल कर आना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लोगों के हाथ में पैसा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लोन देने की कोशिश करती है, लोन नहीं यार, उनको पैसा दो उनके हाथ में, लोन तो वो फिर एक तरीके से एक नेगेटिव टेंडेंसी के साथ में चीजों को देखेंगे, तो वो वाली चीजों से थोड़ा सा हटके प्रॉपर वे में उनके हाथ में पैसा दो। फिस्कल स्टिमुलस बोला जाता है बेसिकली कि आप लोग पैसा लेकर आओ, जनता के हाथ में पैसा दो, डिमांड मार्केट में बढ़ेगी क्योंकि पैसों की जरूरत उनके पास में, तो कुछ खरीदेंगे, फिर चीजें सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगी, और डिमांड और सप्लाई जिस दिन मार्केट में बढ़ जाती है फिर इकोनॉमी जो है वो सही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कई सारे मुद्दे जो है यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, ठीक है। बाकी ये कार्टून है आप लोगों के सामने, काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पर ये पर्सनैलिटी कौन है इनको आप लोगों को बताना है और ये कौन है और ये कौन है, तीनों के बारे में आप लोग बताइए। और ये किस पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है जिसके कुछ पत्ते, यानी कि ये पत्ता एक यहां से तोड़ लिया गया है, आप लोग देखिए गुब्बारे की तरह उड़ा दिया गया है, और ये राज्य में अभी 2021 में इलेक्शन होने वाले हैं, इतना हिंट मैं आप लोगों को दे देता हूं। तो कौन से राज्य के बारे में बात की जा रही है, 40 से 50 शब्द इसके बारे में आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा, फिर कल इसके बारे में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। कई सारे बच्चे बोले सर कार्टून एक्सप्लेन कर दिया करो, अरे एंजॉय करने के लिए होता है यार, एंजॉय कर लिया करो, चलिए फिर भी थोड़ा बहुत अगर टाइम मिला करेगा नजर डाल लिया करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटी सी न्यूज है यहाँ पर, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज अभी देखने को मिल रही है। हमारा पड़ोसी देश नेपाल, नेपाल में अभी फ्रेश इलेक्शन के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। तो जो अभी फिलहाल जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये काफी फेवर में रहते हैं हमेशा चाइना के, आप लोगों को पता है अभी इन्होंने चाइना के साथ मिलकर माउंट एवरेस्ट भी नाप डाला फिर से, जो कि इंडिया के द्वारा नापा गया था पहले, तो इनको पसंद नहीं आ रहा था, इनको लग रहा था कि हाइट बढ़ गई है, तो इनके द्वारा जो नापा गया वो, तो इनके द्वारा बोला गया यहाँ पर कि उसकी हाइट बढ़ गई है 0.86 मीटर के करीब, उसकी हाइट यहां पर बढ़ गई है, तो ये इनके द्वारा बोला गया है, ठीक है। नॉर्मल हाइट कितनी थी, ये 8000 ये 848, ठीक है, तो ये थी यहां पर इसकी हाइट। अभी फिलहाल जो है इसमें इन्होंने 0.86 और ऐड कर दिया है यहां पर। तो जो वर्ल्ड में सबसे ऊंची चोटी है उसकी थोड़ी सी ऊंचाई इन्होंने और बढ़ा दी है, यानी कि अब ये और ऊंची हो गई है। तो वर्ल्ड में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये याद रखिएगा, ये है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय के जो बेसिकली अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी रीजन के अंदर, और ये नेपाल में है मेनली, ठीक है। तो नेपाल और चाइना ने मिलकर इसकी जो ऊंचाई नापी है, जो 8848 मीटर जो बोली गई थी, ये हमारी कंट्री के द्वारा नापी गई थी, ठीक है। तो अब यहां पर चाइना के द्वारा इसमें और ये एडिशन कर दिया गया है, और जो हमने ये नापी थी ना, चाइना ने कभी एक्सेप्ट भी नहीं की थी, चाइना इसको मानता ही नहीं था कभी, चाइना अपने आप को लेकर वो ज्यादा सिक्योर रहता है, वो जो करेगा वो सही होगा। अभी फिलहाल क्या हो रहा है यहाँ पर, जो ये प्राइम मिनिस्टर हैं इनकी जो गद्दी है वो हिलती हुई नजर आ रही है, तो इसके चलते यहाँ पर आप लोग देखते हैं 2017 में केपी शर्मा ओली ये फर्स्ट इलेक्शन जो यहाँ पर जो ये फर्स्ट पोल जो थे यहाँ पर अंडर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ये जीत कर आए थे, जब नया संविधान लगभग 2015 के बाद में यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया। नेपाल एक ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत पहले से संविधान बनाने की कोशिश की जा रही है, पर लेकिन संविधान नहीं मिल पाता है, क्योंकि जिस तरीके से संविधान चाहते हैं उस तरीके से संविधान जो है वो सोसाइटी में एक प्रॉपर वे में सब सेक्शन के लिए फायदा नहीं पहुंचाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे कि मधेसी कम्युनिटी, याद रखेगा मधेसी कम्युनिटी कहां की है, ये है नेपाल की, रोहिंग्या कम्युनिटी कहां की है, ये है म्यांमार की। तो इस तरीके से आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है। सिन्हाला कम्युनिटी कहां की है, चलिए आप लोग बताइए, ये सिन्हाला कम्युनिटी कहां की है जो कई बार न्यूज में रहती है। तो ये पार्टी जो जीत कर आई यहां पर इनके द्वारा, तो ये काफी ज्यादा एक तरीके से चाइना के फेवर में यहां पर काम करते थे। इसी के साथ में जो काला पानी डिस्प्यूट इंडिया और चाइना के बीच में देखने को मिला, उसमें भी काफी बढ़ चढ़कर इन्होंने भाग लिया। अगर बात करें कोविड-19 के बारे में, तो काफी उल्टे सीधे कमेंट इनके द्वारा किए गए कि इंडिया में आज की डेट में जो इंडिया का कोरोना वायरस है एक तरीके से वो ज्यादा खतरनाक है, कोरोना वायरस यानी कि इंडिया ज्यादा खतरनाक है कोरोना वायरस से, ऐसी ऐसी बातें इनके द्वारा बोली गई। तो देखते हैं अभी क्या कंडीशन आगे बनती है। तो ये है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ओली, आगे फ्रेश इलेक्शन के बाद में कैसी सिचुएशन यहाँ पर बनती है। तो पड़ोसी देश में क्या चलता है वो पता होना चाहिए, थोड़ा सा पड़ोसियों में थोड़ा सा तो इंटरेस्ट लेना चाहिए, लाइफ में इंटरेस्ट बना रहता है, ठीक है वो वाले पड़ोसियों की बात नहीं कर रहा हूं जो आप लोग सोच रहे हो। ओके, आइए बात करते हैं यहाँ पर, ये जो यहां पर बात की जा रही है काफी इंटरेस्टिंग है। यूएन के रिजोल्यूशन के बारे में यहां पर बेसिकली बात की जा रही है डेथ पेनल्टी को लेकर।
हमारी कंट्री ऐसी कंट्री है जो कि डेथ पेनल्टी को सपोर्ट करती है। तो 8th कॉन्जिक्यूटिव टाइम हम लोगों ने सिंस 2017 जो डेथ पेनल्टी है उसके हम लोगों ने सपोर्ट किया है, यानी कि यूएन का जो रिजोल्यूशन है कि डेथ पेनल्टी को हटा देना चाहिए। क्योंकि अगर पर्टिकुलर कोई पर्सन है, जब आज के डेट में कोई पर्सन आज के डेट में जैसे एक इंसान पैदा होता है, ठीक है, हमने उसकी जान ले ली, अगर हम लोग उसकी जान ले सकते हैं, हम लोग उसको जीवन नहीं दे पाते, तो जान लेने का कोई हक नहीं है। तो डेथ पेनल्टी एक तरीके से नेचर के खिलाफ मानी जाती है। तो इसलिए बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जो डेथ पेनल्टी छोड़ चुकी हैं, पर लेकिन हमारी कंट्री आज तक भी डेथ पेनल्टी की कैटेगरी में आती है। हम लोग डेथ पेनल्टी को रेयर एंड रेयरेस्ट केस में हमारी कंट्री में इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे निर्भया वाला केस देखने को मिला, और भी कई सारे ऐसे केस देखने को मिलते हैं जिसमें डेथ पेनल्टी का प्रोविजन हमारी कंट्री में है। तो डेथ पेनल्टी ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, पर फिर भी डेथ पेनल्टी हमारी कंट्री में देखने को मिलती है। तो इंडिया के अंदर भी डेथ पेनल्टी इसी तरीके से आप लोग देखते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप लोग देखिए तो जहां जहां पर ब्लू आप लोगों को देखने को मिल रहा है, उन्होंने यस किया है हमेशा कि डेथ पेनल्टी को हटा देना चाहिए। और जो येलो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसमें हमारी कंट्री भी है, इसमें चाइना भी है जहां पर डेथ पेनल्टी देखने को मिल रही है, पाकिस्तान भी है, इसमें अफगानिस्तान भी है, इसमें ईरान भी है, इसमें सऊदी अरेबिया भी है। तो ये वो कंट्री है, यूएसए भी है इसमें, कि जो डेथ पेनल्टी को सपोर्ट करती है कि डेथ पेनल्टी जो है यहां पर होनी चाहिए। तो ये वो वाली कंट्री है। इसी के साथ में अगर वर्ल्ड का एवरेज आप लोग निकालते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में डेथ पेनल्टी कहां कहां पर कितनी देखने को मिलती है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड का जो एवरेज है उससे ऊपर हमारी कंट्री में डेथ पेनल्टी यहां पर चल रही है। हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर डेथ पेनल्टी आज के डेट में देखने को मिल रही है। जैसे सेक्सुअल ऑफेंस हो गया, इसी के साथ में मर्डर हो गया, टेरर हो गया, एब्डक्शन हो गया विद मर्डर, या फिर कोई दंगा फैलाने वाला हो गया, उसमें जान जाना हो गया, तो यहां पर डेथ पेनल्टी की बात की जा रही है। तो ये डेथ पेनल्टी के ये वाले एरिया है जहां पर डेथ पेनल्टी दी जाती है। अगर आपसे मैं आप लोगों से पूछूं कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए या फिर डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, तो आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं? यस या फिर नो, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। और डेथ पेनल्टी एक काफी कंट्रोवर्शियल इशू है। बहुत सारी कंट्री बोलती हैं कि डेथ पेनल्टी नहीं होना चाहिए। हमारी कंट्री में कई बार बोला गया कि डेथ पेनल्टी नहीं होना चाहिए, पर लेकिन कुछ ऐसे केस आ जाते हैं जिसके चलते लगता है कि यार ये इंसान कम से कम सोसाइटी के अंदर नहीं रहना चाहिए, तो उस टाइम पर डेथ पेनल्टी लगता है कि होनी चाहिए, कम से कम कुछ तो डरे, थोड़ा तो डिटरेंस क्रिएट हो। तो इसलिए कई बार डेथ पेनल्टी को भी अलाउ किया जाता है। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। नॉर्मली जो आर्टिकल है, आर्टिकल में तो बस ये लगा है कि हाँ एक एप्पल का जो प्लांट था जहां पर एप्पल के जो फोन थे वो मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे, पर लेकिन उसमें दंगा होना कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मल तरीके से अगर वैसे देखा जाए, बहुत सारे प्लांट में दंगे होते रहते हैं, थोड़े बहुत चलता रहता है, पर लेकिन इसका जो इंपैक्ट है वो ऑल ओवर वर्ल्ड पे देखने को मिला। ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग न्यूज़पेपर के द्वारा इसको कवर किया गया, और खासकर हमारा पड़ोसी देश जो चाइना है वो काफी अच्छे से सामने निकल कर आया। रीजन क्या है यहां पर? रीजन ये कि जब से कोविड-19 चला था, कोविड-19 ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि चाइना में जो भी जिनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे उन्होंने अपने बाहर निकालने स्टार्ट कर दिए। जैसे चाइना से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बाहर निकलने स्टार्ट हुए बहुत सारे के, एप्पल भी उनमें से एक है कि हाँ यार देखो कल को चाइना से बंद पड़ा था, तो कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए ना। पर्टिकुलर एक ही इंसान के ऊपर डिपेंडेंसी अगर रहेगी तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए उन्होंने अपने ऑल्टरनेटिव प्लांट लगाने स्टार्ट कर दिए, जिसमें इंडिया भी एक ऑप्शन यहां पर निकल कर आया। तो हमारी कंट्री में जो इसका प्लांट था उसमें अभी कई सारी झड़प देखने को मिली, और झड़प भी इसलिए देखने को मिली, ये लग रहा था कि उनकी जो सैलरी वगैरह है वर्कर्स की वो नहीं पे की जाती, उनकी वेज वगैरह, तो उसकी वजह से वहां पर वॉयलेंस देखने को मिला। तो इसके चलते जो लग रहा है यहां पर लगभग 450 करोड़ का जो अभी यहां पर नुकसान हुआ वो एक अलग बात है, पर लेकिन जो इमेज का नुकसान हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर कोई ऐसी दुर्घटना देखने को मिली इंडिया के अंदर, चाइना के जो ऑफिशियल है वो तुरंत आकर बोलने लगे कि देखो हम यही कहते हैं कि हमारी कंट्री में जितना सेफ इन्वायरमेंट आप लोगों को मिल रहा है ना अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, अपने फोन को बनाने के लिए, जैसी लेबर मार्केट हमारी है, जैसी शांति यहां पर है, वहां पर तो लेबर ही खुद अपने प्लांट को तोड़ रही है। तो आप लोग सोचिए कैसी कंडीशन होगी। तो इससे इंटरनेशनल लेवल पर एक गलत इशारा गया। हमारी कंट्री जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान हम लोग चला रहे हैं, तो उन सब की डायरेक्शन में एक बुरा कदम आप लोग बोल सकते हैं। ये हमारी इमेज को खराब करने का एक ये बहुत बड़ा एक यहां पर केस आप लोग बोल सकते हैं, जिसके चलते हमारी कंट्री की जो इमेज है अगर वो खराब जाती है तो ह्यूज एक बड़ी बड़ी कंपनी है जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी कंट्री में, तो वो आने से पहले 4 बार सोचेंगे दूसरी कंट्री भी कि यार ऐसी कंडीशन तो हमारा क्या होगा यहां पर। तो कहां की बात की जा रही है, कहां पर ये प्लांट था और क्या कंडीशन थी? तो ये बात की जा रही है कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका के अंदर ये प्लांट है, यहां पर ये जो प्लांट था एग्जैक्ट आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं। ये जो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, इस तरीके से यहां पर काफी ज्यादा तोड़फोड़ की गई, जो मशीनें थी काफी इंपॉर्टेंट, काफी सारी चीजें उनके अंदर यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिली। तो कर्नाटका के अंदर यहां पर जो ये कंपनी थी जिसमें आईफोन मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे, तो विस्ट्रॉन यूनिट थी और ये सप्लाई कर रही थी बाहर भी, जैसे ताइवान हो गया, ताइवान को सप्लाई की जा रही थी। तो अभी एप्पल के द्वारा यहां पर जो ताइवान को जो सप्लाई जा रही थी वो ऑर्डर जो है वो होल्ड पर रख दिया
दिया गया है। क्योंकि रीजन क्या है, यहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली 12 दिसंबर को। कई सारे वर्कर थे, उन्होंने स्लोगन बताया कि नॉन पेमेंट, उनके जो ड्यूज हैं वो बचे हुए हैं और उनको पेमेंट नहीं किया जा रहा है। तो वर्करों ने ही खुद कोलार के अंदर जो यहां पर वेस्टर्न जो था, इसके अंदर बोला गया कि 437 करोड़ रुपए का डैमेज कर डाला। तो इस तरीके से जो कंडीशन यहां पर देखने को मिली, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के तुरंत कान खड़े हो गए कि ये क्या चल रहा है हमारी कंट्री के अंदर में। और तुरंत यहां पर सेंटर के द्वारा पूछा गया जो BS येदियुरप्पा साहब है उनके एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर रिपोर्ट दो कि कोई एक इंसिडेंट नहीं है। इसको ऐसे नहीं देखना है कि बस यहां पर कोई एक इंसिडेंट था, ये कोई बस एक छोटी सी चीज हो गई, ये ह्यूज लेवल पर इंपैक्ट डालने वाला है। क्योंकि एप्पल आज के डेट में पता है कितनी बड़ी कंपनी हो चुकी है कि कई कंट्री की GDP जो है उससे नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इतनी ह्यूज ये एक कंपनी है, इतना ह्यूज इसका प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके से यहां पर जो ये कंपनी है, अगर इसके प्लांट में कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो आगे चलकर दूसरे एरिया में प्लांट लगाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। और जो बड़ी बड़ी दूसरी कंपनी है वो भी यहां पर नहीं आएगी। और चाइना तो ये बोला है कि वहां पर अगर जाओगे प्रॉपर वे का लेबर नहीं मिलेगा, स्किल लेबर नहीं मिलेगा, आप लोग की मैन्युफैक्चरिंग जो क्वालिटी है वो हैम्पर हो सकती है। ऐसी भी बातें यहां पर बोली गई है। तो चाइना ये बोलता है कि मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है, आप लोग सोच रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव आप लोगों को रखना है, कोई दूसरी कंट्री में होना चाहिए। तो हमारी कंट्री जैसा माहौल आप लोग कहीं नहीं मिलने वाला है, चाहे आप लोग कितना भी प्रॉब्लम में, चाहे आप लोग कितना भी सर्च क्यों ना कर ले। यानी कि ये वही है कि मोमबत्ती लेकर भी ढूंढोगे तो हमारे जैसा माहौल आप लोगों को नहीं मिलेगा। ऐसी बातें चाइना बोल रहे हैं। क्या हमारी कंट्री चाइना को रिप्लेस कर सकती है? जी हां, बिल्कुल कर सकती है। हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो इसको लेकर काफी ज्यादा स्टेप उठा रही है और आराम से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते यार? हमारी कंट्री में एक हाई स्किल्ड जो वर्क फोर्स हम लोग तैयार कर सकते हैं। हमारी कंट्री के जो इंजीनियर है आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। हमको यहां पर बस एक स्किल्ड लेबर फोर्स तैयार करने की जरूरत है। हम लोग प्रॉपर वे में ऑल ओवर वर्ल्ड को कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर एरिया में तो हम लोग मुंह की दे ही सकते हैं। हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी काफी चिंता में एकदम आ गए कि ये क्या हो गया कंट्री के अंदर, इस तरह की चीजें कैसे हो गई। तो उनके द्वारा जल्दी से बोला गया कि रीस्टार्ट किया जाए ऑपरेशन यहां पर, ताकि जो भी सप्लाई चेन है वो हैम्पर न हो। तो इसके बारे में यहां पर बात की गई। लगभग 1300 के करीब रेगुलर स्टाफ है यहां पर, 8000 के करीब और कॉन्ट्रैक्टर हैं यहां पर, यानी कि 8000 के करीब कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कि यहां पर काम करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखिए लगभग मोटे मोटे तौर पर 10,000 के करीब जो लोग हैं वो इससे इफेक्ट पड़ने वाला है उनके ऊपर। तो इसके चलते हमारी कंट्री में इसके चलते जो इतने जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर जो इंपैक्ट पड़ रहा है उसको ध्यान में रखते हैं, यहां पर तुरंत इसको रिस्टार्ट करने की बात की जा रही है। तो चलिए देखते हैं जो भी है सही है, चीजें किस तरीके से हो पाती हैं। पर लेकिन ये स्टेटमेंट पढ़ते हुए मुझे एकदम तुरंत किसान याद आ गए। ठीक है मतलब किस तरीके से कंडीशन चल रही है उनके बारे में इतना फोकस नहीं दिया जा रहा, इतने लंबे समय से वहां पर वो परेशान है। और चलिए जो भी है, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, दोनों को हालांकि कंपेयर नहीं कर सकते, पर एकदम माइंड में जो चीजें हैं मैं वो बता रहा हूं आप लोगों को। तो यहां पर एकदम तुरंत सबकी रिएक्शन निकल के आ गई जरा सी देर में। तो वो कंडीशन मुझे एकदम थोड़ी सी ओड लगी। ठीक है, तो इस तरीके से इतना सॉल्यूशन निकालने के लिए तत्पर अगर हुआ जाए तो सारी चीजों के सॉल्यूशन निकल जाते हैं। तो यहां पर जो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है ये हमारी कंट्री की इमेज खराब करेगी, जो कि बहुत गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई भी यहां पर कोई ऐसे इंसिडेंट देखने को मिल रहा है तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। कहां कहां क्या क्या गलत है वो सारी चीजें आप लोगों को देखनी चाहिए। इन्फोर्समेंट जो एक तरीके से लेबर लॉज है हमारी कंट्री में, तो उनके ऊपर आप लोगों को फोकस देकर चलना चाहिए। किस तरीके से हम लोग आज के डेट में और एक तरीके से चाइना का ऑल्टरनेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मोर अट्रैक्टिव जो एक तरीके से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हब अपनी कंट्री को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस एरिया में हम लोगों को काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह, हमारी कंट्री में जो लैंड है ना वो प्राइवेट सब्जेक्ट है। आप लोगों को पता है, आप लोगों के पास में भी जमीन होगी कुछ ना कुछ, तो ये जो जमीन रहती है एक तरीके से उसको इज्जत बेइज्जती की तरीके से भी देखा जाता है। चाइना में मैक्सिमम जो लैंड है वो गवर्नमेंट के अंडर में रहती है। तो अगर वहां पर अगर मान लीजिए एप्पल को किसी दूसरी कंपनी को अपना प्लांट लगाना है तो जो गवर्नमेंट है वो तुरंत जमीन प्रोवाइड कराती है कि बोलती है काम करो, एंजॉय करो। हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। जमीन खरीदने के लिए गवर्नमेंट को पहले जो पर्सन से परमिशन लेनी पड़ती है, जिसकी वो जमीन है उसको पहले वहां पर पैसा देना पड़ेगा और उसके ऊपर भी कई सारे एक तरीके से आपने माथा पच्ची करनी पड़ती है। तो आसानी से हमारी कंट्री में चीजें नहीं है। इसके बाद में फिर इन्वायरमेंटल सोशल कॉर्पोरेट गवर्नमेंट, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो यहां पर सामने निकल कर आती है। पर लेकिन ये सही है एक तरीके से बैलेंस बनाने के लिए अगर देखा जाए तो। अगर दूसरी साइड में आप लोग देखिए आज की डेट में अगर लेबर जो है और इसी के साथ में जो इंप्लॉयर है उसके बीच में जो डिस्प्यूट देखने को मिलता है, तो उसके लिए प्रॉपर रेगुलेशन हमारी कंट्री में है, तो उसको हैंडल प्रॉपर वे में करना चाहिए। पर जो नए लेबर लॉज आए उन्होंने क्या किया, जो जॉब देने वाले हैं उसको ज्यादा पावर दे दी गई है। यानी कि बिजनेस फ्रेंडली बनाने के लिए जो लेबर है उनको कितना भी कस ले, उनको ऊपर कितना भी प्रेशर डाल दें, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा गया है। तो इसके चलते ये कहीं ना कहीं हम लोग को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि क्या रियलिटी में हम लोग को लेबर को इतना ज्यादा इग्नोर करना चाहिए, उनके बारे में हम लोग को नहीं सोचना चाहिए।
अगर ऐसी कंडीशन बनती रही तो ये हमारी कंट्री के लिए कहीं ना कहीं जो खासकर लेबर है, देखिए काम करने वाले खुश नहीं रहेंगे, यही बात होगी ना। अगर खेतों में अनाज उगाने वाले अन्नदाता खुश नहीं है तो क्या हम लोग उस खाने को खाकर खुश रह पाएंगे? तो पहले उनके बारे में भी हम लोग को सोचना चाहिए। तो इसके चलते काफी लंबे समय से हमारी कंट्री में जो ट्राइपार्टाइट डायलॉग होता है, यानी कि एक तरीके से तीन पार्टी का जो डायलॉग होता है, जिसमें एक साइड में ट्रेड यूनियन, दूसरी साइड में जो इंप्लॉयर होते हैं, जो यहाँ पर इंप्लॉयर्स होते हैं, और एक साइड में यहाँ पर गवर्नमेंट देखने को मिलती है। तो इनकी जो लेबर, जो यहाँ पर इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस थी, वो लास्ट टाइम 2015 में हुई थी, तब से कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। तो बोला जा रहा है कि यार इसके ऊपर बात करना स्टार्ट करो, इस कॉन्फ्रेंस को लेकर आओ, ताकि जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके, तो चीजें आप लोगों को और अच्छे लेवल पर होती नजर आएंगी। तो इस तरीके से भी सिचुएशन को यहां पर संभालने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर ये सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर ये है, मान लीजिए मैं आज के डेट में एक लेक्चर लेकर आता हूं, ठीक है, मैं बोलूं कि यार एक पर्टिकुलर बंदा जो है वो पीपीटी बनाकर देगा, ठीक है, मैं इसको पीपीटी को रिकॉर्ड करूंगा लेक्चर, ठीक है, लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद में मैं दे दूंगा फिर से किसी दूसरे बंदे को, वो इसको रिकॉर्ड करने के बाद में अपलोड कर दे। यानी कि एज ए बीइंग ए टीचर मेरा काम नॉर्मली क्या होना चाहिए? बस लेक्चर को रिकॉर्ड करने का होना चाहिए। बाकी ये पीपीटी बनाने वाला पीपीटी बनाने का काम देखे, और यहां पर जो लेक्चर अपलोड करने का काम है, जो टेक्निकल काम है सारा, कैसे क्या क्या टेक्स्ट डालने हैं, क्या क्या टाइटल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरीके से क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो सारा ये टेक्निकल वाला बंदा देखेगा। यानी ये मेरा काम हो गया बस लेक्चर बनाने का। पर लेकिन अगर आज की डेट में क्या करें, ये पीपीटी बना रहा है, मैं इसको बोलूं कि ठीक है यार पीपीटी भी मैं ही बना लेता हूं, तुम रहने दो, ठीक है, लेक्चर भी मैं ही अपलोड कर लेता हूं, तुम रहने दो। तो एक तरीके से दूसरे के काम में इंटरफेयर करना, जबकि ये काम अपना अच्छे से कर रहे हैं, तो सारा काम मैं ही कर रहा हूं। या फिर अगर ये कुछ काम कर रहे हैं तो उनको ये बोल रहा हूं कि ऐसे मत करो, ऐसे कर लो, जबकि वो पीपीटी बनाना बेटर तरीके से जानते हैं, अपने काम को अच्छे से करना जानते हैं। तो इसको कहते हैं एक तरीके से किसी दूसरे काम में इंटरफेयर करना। तो सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए कि पीपीटी वाला पीपीटी देखेगा, ये वाला यहां पर अपना अपलोडिंग का काम देखेगा, और ये वाला बंदा यहां पर अपना रिकॉर्डिंग का काम देखेगा। तो इस तरीके से बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए चीजें। तो इसी को कहते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, किनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव कैसे पिक्चर में आती है? जैसे लेजिस्लेटिव होती है, पार्लियामेंट है, वहां पर लॉ बनाए जाते हैं, तो ये हमारे लेजिस्लेचर हो गए, लॉ बनाने का काम करते हैं, ठीक है। जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी देखती है कि जो भैया ये लॉ बनाया है ये सही है कि गलत है, यानी कि हमारे संविधान के हिसाब से सही है ना ये लॉ, तो जुडिशरी यहां पर इस चीज को देखती है। और एग्जीक्यूटिव क्या रहती है? उसको इंप्लीमेंट करती है कि भैया हाँ ये स्कीम बन तो गई है, पार्लियामेंट में पास हो तो गई है, स्टेट असेंबली में पास हो तो गई है, अब इसको जनता तक पहुंचा देते हैं, तो एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंटेशन का काम करती है। पर लेकिन जब इसके अंदर इंटरफेयर होने लगता है, पता चला यहां पर कोई भी लॉ बनाया जा रहा है, यहां पर जुडिशरी इसमें अंदर इंटरफेयर कर रही है। काम तो है वो लेजिस्लेटिव का, काम है वो काम है वो एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी जाकर वहां पर उसको अपने उसमें इंटरफेयर कर रही है। इसी को जुडिशियल ओवररीच भी बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये, जो काम यहां पर एग्जीक्यूटिव को करना चाहिए, जो लेजिस्लेटिव को करना चाहिए, जुडिशरी आकर अपनी टांग अड़ा दे वहां पर, तो इसका मतलब ये कि वो ओवररीच कर रही है, यानी कि अपनी जो सीमाएं हैं उससे बाहर जा रही है, अपना जो एक तरीके से हद है उसको क्रॉस कर रही है। तो इसके चलते यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर याद दिलाना पड़ता है कि भैया ये तुम्हारा एरिया नहीं है, अपने एरिया में रहकर काम करो। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसी ही एक अभी सिचुएशन देखने को मिल रही है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में यहां पर जो बात की जा रही है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा इंक्वायरी करने की बात की गई, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो रहा है नहीं हो रहा है? अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर संविधान के हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया। तो यहां पर आप लोग जो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, पर लेकिन ये जो हक है ये हाई कोर्ट के हाथ में नहीं है। तो हाई कोर्ट ओवर रीच कर रहा है, यानी कि अपनी हद से बाहर जा रहा है। तो इसलिए यहां पर हाई कोर्ट का ये कोई काम नहीं था, जिस तरीके से हाई कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया। तो इसको यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्या क्या बातें, इसको आप लोग थोड़ा समझिए। अभी फ्राइडे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाई कोर्ट को कि भाई साहब रुक जाओ, कुछ ज्यादा ही हद से बाहर निकल रहे हो, ये काम तुम्हारा नहीं है, थोड़ा सा समझ जाओ, ठीक है। तो यहां पर वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो गवर्नमेंट है, ये हाई कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो रहा है यहां पर, जबकि ये काम किसका है? ये हाई कोर्ट का काम नहीं है, ये काम है यहां पर प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट यहां पर देखेगा, और प्रेसिडेंट को कौन बोलेगा यहां पर ये चीजें देखने के लिए? वो देखेगा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उसका एनालिसिस करेगा। हमारा जो कैबिनेट होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनका यहां पर काम रहेगा, हाई कोर्ट का यहां पर काम नहीं आता है। तो ये बातें यहां पर बोली गई। तो टॉप कोर्ट ने जो यहां पर अभी ये इसके अंदर इंटरफेयर किया है, तो काफी अच्छा स्टेप बताया गया कि सही किया इसने, ऐसा होना चाहिए था। यहां पर हाई कोर्ट जो है वो अब यहां पर कंट्रोल में रहकर काम करेगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट है यहां पर इसका कोई काम नहीं है। जब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि प्रेसिडेंट रूल इंपोज करना है या फिर नहीं करना है, तो टॉप कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी काम किया है यहां पर ये सही काम है एक तरीके से। आखिर कंडीशन क्या बनी थी जिस तरीके से सिचुएशन बन गई? हैबियस कॉर्पस जो पिटीशन यहां पर फाइल की गई थी,
जो रिलेटिव पर्सन है जिनको जुडिशियल जो कस्टडी में लिया गया, ठीक है, या फिर बेल या फिर रिमांड की जो बात की जाती है अक्टूबर को, तो उसके चलते जो कोर्ट था उसने सुमोटो एक्शन ले लिया और बोला गया कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है यहां पर कहीं ना कहीं बोला गया कि एक तरीके से अपनी मनमानी कर रही है। तो इसके चलते इन्होंने एक तरीके से बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया यहां पर, और हम लोग यहां पर एक तरीके से कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन जो इनके द्वारा बोला गया, तो ये इनके द्वारा बोलने वाला फंडा नहीं था यहां पर, तो जुडिशियल ओवररीच की कैटेगरी में आ गया। आखिर ये कैसे होता है, आप लोग इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन अगर कोई यहां पर बोल रहे हैं तो ये कौन बोलेगा और कैसे बोलेगा? तो हमारे संविधान में आर्टिकल 356 है, तो आर्टिकल 356 जो संविधान का ये बोलता है कि आज की डेट में यहां पर ये काम किसके हाथ में रहेगा, ये एग्जीक्यूटिव के हाथ में रहेगा, जुडिशरी के हाथ में नहीं रहेगा कि जुडिशरी यहां पर इस चीज के ऊपर फोकस करे। हमारी कंट्री में एसआर बुमई का जो केस है उसमें 9 मेंबर की जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट में, उसने ये बोला कि आर्टिकल 356 जो है वो यहां पर अलाउ करता है कि प्रेसिडेंट रूल आप लोग इंपोज कर सकते हैं, पर लेकिन प्रेसिडेंट रूल अगर इंपोज आप लोगों को करना है तो ये जो पावर दे रखी है प्रेसिडेंट रूल इंपोज करने की, तो प्रेसिडेंट के हाथ में है, और वो भी तब जब यहां पर घोषणा करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर COM जो है वो घोषणा करेंगे, तो तब प्रेसिडेंट यहां पर काम करेगा। आप लोगों ने सुना होगा हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट है वो एज ए रबर स्टैंप की तरीके से काम करता है, सारे काम प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये कर दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने वो कर दिया, पर लेकिन रियलिटी में कौन करते हैं? रियलिटी में करते हैं हमारी कंट्री में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो कि एक तरीके से जो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके अंडर में काम करती है, तो वो काम करती है। तो उससे पहले यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी कि पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करेगी, फिर प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोक्लेम किया जाता है, एक तरीके से प्रेसिडेंट के द्वारा उसको एक उसके ऊपर ठप्पा लगाया जाता है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं साधारण शब्दों में, ठीक है। तो यहां पर कहीं भी आप लोगों को दिख रहा है कि हाईकोर्ट कहीं भी, यहां पर नहीं, हाईकोर्ट यहां पर कहीं भी नहीं है, तो इसलिए हाई कोर्ट को यहां पर दूर रहना चाहिए। इसी के बाद में अगर यहां पर अप्रूव किया जाता है बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा कंसीडर करने के लिए जुडिशियल रिव्यू, तो तब जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। तो हाई कोर्ट तो है बाद में आएगा यहां पर लेकिन हाई कोर्ट ने पहले जंप कर लिया यहां पर, जहां पर हाई कोर्ट को नहीं आना चाहिए था। तो हाई कोर्ट ने क्या किया कि गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके आने से पहले अपना आप जंप मार दिया वहां पर कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो रहा है। तो यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये मत देखो कि तुम कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होने देखना तुम्हारा काम नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी और उसके बाद में तुम्हारा काम आएगा, तब तुम अपना काम करना, तो तुम पहले क्यों कूदे घूम रहे हो। तो यहां पर यह बात बोली गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सही स्टेप यहां पर उठाया, ऐसा यहां पर राइटर बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था यहां पर ये बिल्कुल सही था। कहीं ना कहीं जो जुडिशरी और इलेक्टेड गवर्नमेंट है आंध्र प्रदेश के बीच में जो रस्साकसी चल रही थी उस पर यहां पर कहीं ना कहीं एक रोक यहां पर ये लगा रहा है। जो हमारी कंट्री में आंध्र प्रदेश राज्य में जो चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी साहब, उनके द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर भी यहां पर लिखा गया था इसके बारे में कि एटीट्यूड जो है हाई कोर्ट का आजकल में बड़ा ही गंदा देखने को मिल रहा है हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ। और कई सारे ऐसे केस हैं जो कि मान लीजिए कोई केस चल रहा है आजकल में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, तो उसको स्पीडी ट्रायल में डाल दिया गया है ताकि जल्दी से जल्दी ये केस जो है बाहर निकल कर आए। इसी के चलते मतलब एक तरीके से हॉस्टाइल रवैया देखने को मिल रहा है। सीबीआई इंक्वायरी के बारे में बात करें, कोई भी चीजें इस तरीके से, तो सब एक तरीके से काफी रस्साकसी देखने को मिल रही है स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट के बीच में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इसके ऊपर ये एंड रखा है जिसके चलते स्टेट की गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में जो टसल चल रही है इसको कहीं ना कहीं एंड किया जा सके। तो इसके चलते जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो यहां पर नलिफिकेशन किया गया, बिल्कुल सही किया गया। और सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट यहां पर देखने को मिलेगा जो कि सही भी है यहां पर, ठीक है। और इसको फिर से ऐसा होना चाहिए कि ये फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए जो कंडीशन यहां पर बनी हुई थी। तो ये पूरी प्रक्रिया जो यहां पर समझ में आई, ये काफी तरीके से यहां पर एक वर्ड यूज किया गया हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके से ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, तो उसको गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया, तो वो एक तरीके से यहां पर मांग करता है कि मुझे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया, मुझे कस्टडी में गलत तरीके से रखा गया है। तो इसको कोर्ट के सामने एक तरीके से गुहार लगाई जाती है कि यहां पर इसको चेक किया जाए कि हाँ किस तरीके से यहां पर ये एक तरीके से इनलॉफुल तरीके से डिटेंशन देखने को मिल रहा है, तो जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। यानी कि कुछ नहीं पता चला बंदे को उठाकर ले गए, ठीक है। तो इस तरीके से गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हैबिस कॉर्पस इस तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करने का आप लोग एक तरीका बोल सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है। जो रिट्स नहीं है हमारे संविधान में, इसके ऊपर पूरा पॉलिटी में मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रखा है, जाकर उसका रिवीजन कर लेना, ठीक है। जो रिट्स वगैरह होती हैं कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती हैं, तो ये जो भी पॉलिटी की जो चीजें इनको रिवाइज आप लोग करते रहा कीजिए। जो भी पॉइंट ऐसा लगता है जहां पर भी डाउट आता है, देखिए वहीं पर ही उसको क्लियर आप लोगों को करना है। ऐसा नहीं कि आगे कर लेंगे, आगे तो आज तक किसी का नहीं हुआ है। आज का लेक्चर छोड़ दो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कल दिन फिर नया लेक्चर आएगा, फिर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, परसों फिर नया लेक्चर आएगा, और एक हफ्ते में आप लोग ऐसा लगने लगेगा यार बहुत ज्यादा लेक्चर हो गए, क्या किया जाए इनका। फिर आप लोग उनको छोड़कर बैठ जाओगे और फिर आज सोचते हैं कि आज से फ्रेश स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये ऐसी एक्टिविटी कई बार आप लोगों को नेचर देखने को मिलता है। फ्रेश स्टार्ट करेंगे तो एक हफ्ते का गैप हो गया, पता चला वहीं से ही 2 क्वेश्चन निकल के आगे, तो आप लोग तो बोलेंगे यार हमने तो सब कुछ पढ़ा था, पर ये नहीं देखेंगे आप लोगों ने लूप होल छोड़ दिए थे। तो जो रेगुलर अपना काम को लेकर चलता है, रियलिटी में सिलेक्शन उसी का होता है। अगर इस तरीके से लापरवाही रखोगे तो फिर कुछ नहीं होने जाने वाला है। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखिए, ओके।
ये जो आर्टिकल है ये यहां पर बात करेगा हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। तो बोला जा रहा है जो पॉलिसी मेकर है हमारी कंट्री में उनको एक बड़ी पिक्चर पर फोकस देना चाहिए, तब कि जो हमारी कंट्री में जो पब्लिक हेल्थ केयर है उसको सही से सुधारा जा सके। जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है वो सही नहीं है, और कोविड-19 ने तो और ज्यादा यहां पर एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि फरकच्चे उड़ा दी हैं कि आज के में कंडीशन क्या चल रही है। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो क्या बात की जा रही है, एक बार थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। ये डेटा है काफी इंपोर्टेंट, जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और आंसर राइटिंग में भी आप लोग यूज कर सकते हैं। हमारी कंट्री में आज की डेट में लगभग 70% तो जो हेल्थ सेक्टर है वो प्राइवेट के अंडर में है, और 30% यहां पर गवर्नमेंट के अंडर में है। और इसमें से अगर बात करें 80% जो लोग हैं वो एक तरीके से उनके आसपास में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, यानी एक तरीके से हेल्थ केयर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, यानी कि अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता है, जिसके चलते लगभग 62% तक भी उनका जो खर्चा होता है वो इस पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को देखने को मिलता है। हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है जिसको अच्छा खासा खर्चा करना चाहिए, ओनली 1.13% जीडीपी का खर्च कर रही है इसके ऊपर। कई सारी कंट्री में 8-8, 10-10% जीडीपी का खर्च कर रहे हैं, पर लेकिन हमारी कंट्री में आप लोग देखते हैं कि हम लोग प्रॉपर वे में इसके ऊपर खर्चा ही नहीं कर रही है हमारी गवर्नमेंट। तो इसके चलते काफी ज्यादा ह्यूज जो यहां पर आप लोगों को शॉर्टेज देखने को मिलेगी, जो हेल्थ केयर वर्कर है, पर्टिकुलर नर्स और जो मिडवाइफ्स हैं, जिसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम निकलकर सामने आती है। तो जो पॉलिसी मूव है यहां पर उसमें लगता है कि हम लोगों को प्रॉपर वे में काम करना चाहिए, जो कि आज के में एक शून्यता यहां पर बनी हुई है। तो इसी के चलते काफी मिसमैच देखने को मिलता है, क्योंकि जो प्राइवेट वाला अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो ये प्राइवेट वाला तो हमेशा प्रॉफिट के ऊपर काम करेगा। अगर उसको प्रॉफिट नहीं होगा, आप लोगों ने देखिए गब्बर इज बैक मूवी देखी होगी, वो मरे हुए इंसान को भी उसका इलाज कर करके पैसे कमाने की फितरत कई बार आप लोगों को कई सारे एरिया में देखने को मिलती है। वैसे डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है और होता भी है, पर लेकिन देखिए हर जगह कुछ ना कुछ गंदगी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कुछ डॉक्टर भी आज के में ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं, और ऐसे रियलिटी में केस सामने निकल कर आते हैं। कोई ऑर्गन डोनेट करके आता है तो उसके ऑर्गन का व्यापार वहां पर किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी जो कंडीशन है उनको हम लोग को सुधारना पड़ेगा, और खासकर जो प्राइवेट सेक्टर में ये काफी लार्ज स्केल पर चीजें देखने को मिलती हैं, उनका बेसिकली फोकस रहता है प्रॉफिट रिवेन्यू मॉडल पर, और ये एक तरीके से ग्रीड यानी कि लालच में भी कन्वर्ट होता हुआ नजर आता है। पब्लिक सेक्टर अगर कोई रहेगा यहां पर तो वो प्रॉपर वे में चीजों को लेकर चलेगा। तो यहां पर एक तरीके से पब्लिक सेक्टर में प्रॉपर एलोकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विस यहां से मिलनी चाहिए, तब जाकर चीजें सुधर पाएंगी। 85% जो पॉपुलेशन है वो हाई कॉस्ट जो आज की डेट में कॉर्पोरेट प्राइवेट हेल्थ सेक्टर है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए भागकर सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं। तो सबसे बड़ी कंडीशन ये देखने को मिलती है, यानी कि आज की डेट में हमारी कंट्री की 80% पॉपुलेशन जो है प्राइवेट सेक्टर में जो सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो अमीरों के लिए है। तो फिर क्या फायदा इन सब चीजों का। हमारी कंट्री में एक प्रोग्राम ला गया जिसको बोला गया आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में 12 करोड़ कार्ड होल्डर है हमारी कंट्री में, पर लेकिन 1.27 करोड़ यहां पर लोग जो हैं उसका फायदा उठा पा रहे हैं। तो एक तरीके से ये भी इसका मतलब ये कि प्रॉपर वे में चीजें इंप्लीमेंट नहीं की जा रही है, कई सारी प्रॉब्लम सामने निकल कर आ जाती है इस चीज को लेकर भी। इंश्योरेंस और जो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर है उनके बीच में काफी बड़ा ये एक तरीके से गेम हो गया आज के डेट में। अगर आप लोगों के पास में आयुष्मान हेल्थ कार्ड है और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रखी है, आप लोग प्राइवेट में जाएंगे तो वहां से आप लोगों का इंश्योरेंस कवर होगा, गवर्नमेंट से पैसा आएगा, तो फालतू में ही वहां पर एडमिट कर लिया जाता है। इनको पता है कि पैसा तो गवर्नमेंट देगी तो जितना लूटना है लूट लो, तो इसके ऊपर कोई चेक बैलेंस नहीं रहता है। तो इसको कई बार गलत तरीके से मिसयूज किया जाता है। जिस तरीके से ओबामा केयर था ना यूएसए में, यूएसए के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर, तो वहां पर प्रोफेशनल और एक्सपर्टीज थी वहां पर जो कि इन सब चीजों को देखा करती थी, स्क्रूटनी किया करती थी जो भी प्रोसीजर है यहां पर, ताकि कोई गलत तरीके से व्यवहार देखने को नहीं मिले। पर हमारी कंट्री में इतना ज्यादा लेबर फोर्स नहीं है कि इस तरीके से हम लोग चीजों को कर सकें, तो इसलिए हमारी कंट्री में कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सोशल इंश्योरेंस जो है यहां पर, ये कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में। मैक्सिमम जो जनता है एक तरीके से देखिए, अगर आप लोग अफोर्डेबल है तो चीजें सही है, यानी कि मान लीजिए आज की डेट में अगर मार्केट में आप लोग कुछ खरीदने के लिए जाते हैं और वो आप लोगों की जो जेब है उसके हिसाब से सही है, आप लोग उसको खरीद सकते हैं तो सही है। अगर आप लोग उसको खरीद नहीं सकते हैं तो फिर आप लोग देख देख कर ही खुश हो गए कि यार ये तो हम लोग खरीद नहीं पाएंगे, तो देख देख कर ही काम चलाना पड़ेगा। तो पता चला जरूरत है उसकी काफी ज्यादा है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो फिर क्या किया जाएगा, तो फिर उसके लिए कुछ और अल्टरनेटिव खोजना पड़ेगा। तो अफोर्डेबल जो हेल्थ सर्विस है वो काफी ज्यादा जरूरी है, वरना इंसान जो है अगर पता चले घर में कोई बीमार है और उसकी हेल्थ सही नहीं है, उसको सही तरीके से इलाज उसका होना है, तो फिर इंसान क्या नहीं करता। तो फिर इस तरीके से आप लोग समझिए बहुत सारे लोग हैं इस प्रॉब्लम की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। डॉक्टर से जो पेशेंट्स का आज के डेट में जो एक तरीके से जो एबिलिटी होनी चाहिए पे करने की वो प्रॉपर नहीं है, ये हाई लेवल पर आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो 80/20 करके यहां पर ये रूल है, इसको बेसिकली बोला जा रहा है, अभी सिचुएशन देखने को मिल रही है। अच्छा आप लोगों को अगर मैं बताऊं 80/20 एक किताब भी है, ठीक है, एक बुक है 80/20, आप लोग उसको जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हैं, अमेजन से खरीद सकते हैं, जहां से भी आप लोग को सुटेबल लगे, या आसपास में कोई बुक स्टोर है वहां से जाकर खरीद लीजिएगा। काफी इंटरेस्टिंग किताब है, यानी कि
80% आप लोग जो रिजल्ट हैं वो कैसे ले सकते हैं 20% मेहनत कर कर, ये इस किताब के अंदर समझाया गया है। तो ये किताब अगर आप लोग खरीदेगा तो जब भी टाइम मिले, इस तरीके की जैसे आप लोग टाइम वेस्ट करते हैं इधर उधर फोन में लगे हुए, उल्टी सीधी हरकतें चल रही हैं, तो आप लोग ऐसा कीजिए, कोई किताब ऐसी रख लीजिए जो आप लोग की इफिशिएंसी को इनहेंस करे। उस किताब के 1-2 चैप्टर पढ़ लिया बैठकर अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। एक नॉर्मल तरीके से जो किताब पढ़ रहे हैं ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, आप लोग लग रहा है कि फ्रस्ट्रेट हो गए उससे पढ़ते पढ़ते, तो कोई ऐसी किताब उठा लो, ठीक है, तो खरीद सकते हैं। इसका लिंक मैं देखूंगा कि आप लोगों को वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप लोगों को ये किताब खरीदनी है तो खरीद लीजिएगा इसको। सॉफ्ट कॉपी भी खरीद सकते हैं, हार्ड कॉपी पर, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि हार्ड कॉपी खरीदो, क्योंकि हाथ में जब किताब रहती है उसको पढ़ने में मजा ही कुछ और रहता है, और उसको बैग में भी लेकर इधर उधर घूम सकते हैं आप लोग आसानी से। और स्क्रीन तो 24 घंटे आप लोग मोबाइल में आंखें फोड़ते ही रहते हैं, थोड़ा सा किताबों के ऊपर भी नजर डाला कीजिए तो आंखों को थोड़ा रिलैक्स भी मिलेगा, ठीक है। तो ये किताब आप लोग खरीद लीजिएगा अगर आप लोग खरीदनी है तो। एफिशिएंसी आप लोग की बढ़ जाएगी, कैसे मेहनत कम कर कर अच्छा रिजल्ट आप लोग ला सकते हैं, ठीक है। तो ये किताब उसके बारे में बताती है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोगों को जानने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के नीचे। तो यहां पर अगर बात करें, ये बात की जा रही है कि 20% लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड कर पा रहे हैं मॉडर्न हेल्थ केयर, बाकी के 40% तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, और 40% जो और बच गए वो जैसे तैसे कर कर, यहां पर कंडीशन उनकी खराब बनी है, जैसे तैसे कर कर काम चलाते हैं। तो नॉर्मल मिलाकर 20% लोग यहां पर अफोर्ड कर पाते हैं। तो ये चीजें समझाने की कोशिश की गई है। तो ये क्या सही है? इस तरीके से हमारी कंट्री में क्या सही हेल्थ केयर सिस्टम हमारा चल रहा है? 70 मिलियन जो आज के डेट में नॉन पुअर, जो एक तरीके से पुअर्टी में स्लाइड किए जाते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि जो गरीब नहीं है वो गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, उनको ना तो एक्सेस मिल पाती है हेल्थ केयर की, ना अफोर्डेबल रहता है, और ना ही उनको एक क्वालिटी मिल पाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये क्या करते हैं उस टाइम पर मान लीजिए बीमारी चल रही है तो एंटीबायोटिक खा लेंगे, कोई स्टेरॉइड ले लेंगे, तो इसके चलते अपनी इम्यूनिटी को बनाने की कोशिश करते हैं। पर लेकिन ये एक डोरमेंट वोल्केनो है, यानी कि एक ऐसा निष्क्रिय, ये ज्वालामुखी है जो जब फटेगा ना उस टाइम पर आप लोग इसको थाम नहीं पाओगे। यानी कि हमारी कंट्री में आज के में जो बॉडी के अंदर जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है आप लोगों को नजर आ रहा है, तो काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट कर आता है, ये आप लोग बोल सकते हैं। देखिए आज की डेट में अगर कई सारी वर्ल्ड में आप लोग कंट्री देखें ना, जैसे कि जापान हो गया, जापान में एक शानदार तरीके का हेल्थ केयर सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर बात करें साउथ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया भी आप लोग बोल सकते हैं काफी अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है। और वेस्टर्न कंट्री में आप लोग जाओगे, जैसे कि यहां पर ये वाली कंट्री आप लोग देखते हैं यूरोपियन कंट्री, इसी के साथ में यूएसए के अंदर तो आप लोग को इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। तो ये वो एरिया है जहां पर काफी अच्छी सी चीजों को फॉलो किया जाता है, पर हमारी कंट्री में नहीं। तो 3 सॉल्यूशन यहां पर बेसिकली देने की कोशिश की जा रही है, इनको आप लोग फॉलो करिए तो कुछ चीजें सुधर जाएंगी। सबसे पहले तो हमारा जो गांव वाला एरिया है वहां पर आज के में कोई भी प्राइवेट डॉक्टर जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक अच्छा जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए, सैलरी चाहिए, बच्चे पढ़ सके आराम से, वो चाहिए। तो इसलिए गांव में काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो इसके ऊपर हम लोग को फोकस देकर चलना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। सेकंड एक यहां पर शब्द यूज किया गया, बोला गया यहां पर ये लाइसेंसिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सर्टिफिकेट होल्डर, जो कि एक तरीके से किसी काम को करने के लिए कॉम्पिटेंट है, यानी कि एक तरीके से वो काम वो कर सकते हैं, एक सही ऑथोरिटी है यहां पर ये पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए। तो उसके चलते भी आप लोगों को यहां पर चीजों को रखना चाहिए, खासकर गांव वाले एरिया में। देखिए मैक्सिमम जनता आज के में काफी लार्ज स्केल पर गांव में रहती है, आज के डेट में 50% से ज्यादा आबादी हमारी खेतों के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। तो उनके लिए आप लोग थोड़ा सोचकर चलिएगा, अगर गांव में हम लोग अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं तो शहरों में आने की क्या जरूरत पड़ेगी। ये बिल्कुल जो एपीजे अब्दुल कलाम सर वाला, एपीजे अब्दुल कलाम सर का जो ना, जो एक तरीके से जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने, मैं आप लोग कई बार उस कॉन्सेप्ट के बारे में बता भी चुका हूं, ठीक है। ये था बेसिकली कॉन्सेप्ट PURA, यानी कि एक तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड करनी है जो अर्बन एमिनिटीज होती हैं उनको रूरल एरिया में, ताकि उनको वो फैसिलिटी गांव में ही मिल सके जिसके लिए उनको शहर शहर में भागना पड़ता है। तो वो चीजें आप लोगों को फोकस देकर चलनी पड़ेगी। इसी के साथ में तीसरा बोला गया कि इंपावर करिए जो ग्रेजुएट BSc नर्सिंग होती है। आज के डेट में जो नर्सिंग वाला एरिया हमारी कंट्री में, ये सही तरीके से नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री में लोग इस फील्ड में कोई जाना पसंद ही नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉपर जॉब सेटिस्फेक्शन भी नहीं है। तो इसके चलते आप लोगों को इसके ऊपर फोकस देना पड़ेगा, प्रॉपर वे में प्रॉपर सैलरी, प्रॉपर इन्वायरमेंट यहां पर मिलना चाहिए उनको, ताकि वो काम करें। और जो अच्छी नर्स होती हैं, खासकर फॉरेन कंट्री में, हमारी कंट्री की बहुत सारी ऐसी नर्सिंग की कैटेगरी में लोग मिल जाएंगे, तो हम लोग को इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। प्राइमरी हेल्थ केयर जो सर्विस है, जो सेंटर है, उसके ऊपर फोकस देना पड़ेगा। गांव की बेसिकली नींव भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि हमारी कंट्री में बेसिकली क्या देखने को मिलता है ना, तो यहां पर कई बार डॉक्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये नर्स ही वहां पर काम करती नजर आती है। तो कम से कम जो नर्स काम कर रही है उनके लिए प्रॉपर वे में चीजें वहां पर नजर आए। तो इसलिए ये सारा माहौल हम लोग को अपनी कंट्री में बनाना पड़ेगा, तभी जाकर कई हद तक हम लोग अपनी सिचुएशन को सुधार सकते हैं, ठीक है। तो ये था हेल्थ के बारे में आर्टिकल, तो कि अच्छा आर्टिकल है यहाँ पर हेल्थ के बारे में। मुझे लग रहा है आपकी बार आप लोगों से ना एस्से वगैरह भी पूछा जा सकते हैं हेल्थ के बारे में, जो भी आप लोग के पेपर हो रहे हैं उसमें, खासकर जहां निबंध पूछा जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा, क्योंकि लगते हैं चांसेस जैसा माहौल कंट्री में बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहे हैं महाराष्ट्र का शक्ति एक्ट के बारे में। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर शक्ति एक्ट लाया गया, जिसके चलते यहां पर जो वुमेन है और जो चिल्ड्रन है उनको सेव करने की कोशिश की जाएगी वोलेंस जो उनके खिलाफ होता है। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्या है बात। यहां पर शक्ति एक्ट जो है 2020 का,
ये क्या बात करता है, ये कुछ प्रोविजन बात करता है जिसमें चेंज करने की बात की गई। इंडियन पिनल कोड, इसी के साथ में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसी के साथ में प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फॉर सेक्सुअल ऑफेंस, तो इसमें चेंज करने की बात यहां पर की जा रही है। आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं, जो जिस तरीके से जिस तरीके से आज के डेट में हमारी कंट्री में जो सेक्सुअल जो ऑफेंस होते हैं, यानी कि रेप होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, एसिड अटैक होता है, चाइल्ड के ऊपर सेक्सुअल एब्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो इन सबको इसके अंदर कवर किया गया है। ठीक है, इसके अंदर चेंज करने की बात की जा रही है ताकि प्रॉपर वे में जिसको ऐसी हरकतें कोई करता हुआ पाया जाता है तो उसको डेथ पेनल्टी तक पहुंचाया जा सके। जैसे कि कोई रेप करता है, गैंग रेप करता है, रेप बाय द पर्सन, ये इन द ऑथोरिटी। ठीक है, एक तरीके कंडीशन अगर आप लोगों को देखने को मिलती है, सेक्सुअल असोल्ट होता है किसी माइनर का, कोई एसिड अटैक होता है, तो यहां पर क्या है, यहां पर बेसिकली बात की गई है कि प्रॉपर वे में उसको सजा दी जाएगी। कोई हीनियस क्राइम यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरीके से कोई ऐसी एक जो कंडीशन देखने को मिलती है, तो इनके लिए पनिशमेंट की बात की जा रही है। तो पनिशमेंट क्या क्या है यहां पर, तो पनिशमेंट में कई सारी चीजें यहां पर, डेथ पेनल्टी एक तो सीधी सीधी यहां पर, बाकी सोशल मीडिया पे भी अगर किसी वुमेन को एब्यूज किया जाता है, कोई इस तरीके से हरकत की जाती है, तो आज के दिन में जैसे आप लोग करते हैं ना टेलीग्राम पर या फिर फेसबुक पर या फिर किसी भी पर्टिकुलर सोशल मीडिया पर, अगर किसी को भी आप लोग इस तरीके से परेशान करेंगे तो आप लोगों के खिलाफ काफी टाइट एक्शन लिया जा सकता है। तो इसलिए अपनी लाइफ को थोड़ा सा सही तरीके से लेकर चलिए, फालतू की एक्टिविटी में मत पड़िए। पता चला जेल में पड़े हुए अगर किसी ने आप लोगों की कंप्लेंट कर दी, तो इन सबसे थोड़ी डिस्टेंस बनाकर रखिए। ठीक है, तो सेक्शन ये 354 यानी कि 354 का जो ई है यहां पर, ये ठीक है, तो ये यहां पर बात करता है अगर किसी को लगता है कोई फियर है, किसी को ऐसा डेंजर फील होता है किसी वुमेन को, और उसको लगता है कि कोई गलत तरीके से उसको कुछ इस तरीके की हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है, उसको डराने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया सबके थ्रू, तो 2 साल तक की सजा और 1 लाख तक का फाइन लग सकता है। कोई गलत फोटो, कोई गलत वीडियो अगर कहीं पर इस तरीके से उसको, यानी किसी की गलत फोटो या फिर वीडियो रख ली है और उसको एक तरीके से डरा जा रहा है कि ये करो नहीं तो ये कर दूंगा, तो उसके खिलाफ भी काफी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है अगर किसी की प्राइवेसी को हनन यहां पर कर रहा है। फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर कोई है, इस तरीके से गलत तरीके से कुछ गलत हरकतें की जा रही है, तो वहां पर भी एक तरीके से नहीं गलत इंफॉर्मेशन फैला देना, तो यहां पर भी 1 साल तक का ये जेल और फाइन दोनों चीजें यहां पर हो सकती है। तो ये यहां पर जो बातें की जा रही है, राइटर यहां पर ये कह रहे हैं कि एक्ट तो ये लेकर आगे, पर लेकिन इसको प्रॉपर वे में डिस्कस नहीं किया। ठीक है, सेक्सुअल वायलेंस को लेकर जिस तरीके से देखा गया वो सही तरीका नहीं है। आप लोगों को प्रॉपर वे में यहां पर इसको डिस्कस करना चाहिए था, क्या चीजें क्या क्या प्रॉब्लम है, एक तरीके से तो ऑथोरिटेटिव कंट्रोल एक तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है यहां पर। ठीक है, तो ये सही तरीका नहीं है जो आप लोग यहां पर ये स्टेप उठा रहे हो, तो ये चीजें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये था यहाँ पर टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, एक तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, इसी के साथ में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, काफी अच्छे से हम लोगों ने समझी कई सारी चीजें यहाँ पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो रोज ही पढ़ा देता हूं मैं एक बार आप लोगों को। बाकी ओवरव्यू देखा हम लोगों ने, कार्टून देखा, ये पॉइंट हम लोगों ने देखे, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के बारे में क्या कंडीशन चल रही है वो सारी कंडीशन हम लोगों ने समझी। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर का भी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया, क्या चल रहा है एप्पल के प्लांट में वो सारी सिचुएशन हम लोगों ने समझी, और किस तरीके से हमारी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है वो बातें हम लोगों ने जानी। इसी के साथ में क्वेश्चन था, उसका आंसर भी आप लोगों को देना है और डिटेल में। और हाँ, ये किताब के बारे में मैंने आप लोगों से बात की है, ये किताब आप लोग ले लीजिएगा, जब भी टाइम मिले पढ़ते रहिएगा। किताब आप लोगों के बैग में हमेशा होनी चाहिए, खासकर ऐसी कोई किताब तो। ठीक है, वुमेन सेफ्टी के बारे में और शक्ति एक्ट के बारे में हम लोगों को जानने को मिला। ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर किसी भी रीजन से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया है तो आप लोग इस फीडबैक देकर जरूर जाइएगा। वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं। खुद बोलता हूं यार, मैं वीडियो को डिसलाइक करो पसंद नहीं आ रही है, पर लेकिन बताते नहीं हो डिसलाइक क्यों करते हो। डिसलाइक करने वाले बताया करो ना कि डिसलाइक क्यों कर रहे हैं, ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। यहां से ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं, और सारी पीडीएफ यहां इकट्ठे मिल जाती है टेलीग्राम पर। अगर लेक्चर का आप लोगों को नोटिफिकेशन भी नहीं आता है तो भी आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर चीजें दूसरों तक पहुंचा देंगे, एक दूसरों को पढ़ा देंगे, क्योंकि ए कैंडल लूज नथिंग बाय लाइटनिंग द अनदर कैंडल। अगर आप लोग किसी और की जीवन में थोड़ी रोशनी लेकर आओगे, आप लोग की मोमबत्ती किसी और की मोमबत्ती थोड़ा जलाने में हेल्प करेगी, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो अपना ध्यान रखिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।